वंदे मातरम छात्रों, मैं सुनील कुमार सामाजिक विज्ञान के विभाग अर्थशास्त्र से कुछ बहुविकल्प लेके आया हुआ जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं जिन पर हम गौर करेंगे और सही तरीक़ा से उनको पढ़ेंगे। और आप भी आंसर करिएगा, आप भी ये अंदाज़ा लगाइएगा कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है, कौन सा सही है हमारा, कौन सा आंसर हमारा गलत गया। ठीक है, तो ये आप गौर करिए, आप खुद लगाइए। मैं तो वीडियो में बताऊंगा ही, इस पर गौर ज़्यादा आपको भी करना है। और फिर लास्ट में हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए, कितने गलत गए। और पहले हमारे चैनल को हाई स्कूल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न 9 को ही हल करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा सही होता है। तो पहले विकल्प पर गौर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है यह है, मानव पूंजी को प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर उत्पादक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो हमारे अंदर जो टैलेंट है, इस टैलेंट को अच्छा बनाने के लिए कौन सा उत्पादन ठीक होता है। तो विकल्प है, देखिए, पहला है मानव पूंजी निर्माण, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है अवसरवादिता और चारवा है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि हमारे मानव पूंजी को प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर उत्पादक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मानव पूंजी निर्माण। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ए, मानव पूंजी निर्माण। अब चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्रक के तहत शामिल किया जाता है। तब हम लोग गौर करें, जो मानव के क्रियाकलाप है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उन्हें 3 भागों में बांटा गया। आपने पढ़ा ही है, पहला है जो वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्रक, जिसको हम क्या कहते हैं, कृषि। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। अब आपको पता ही है कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है, इस द्वितीय क्षेत्रक को हम विनिर्माण भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है, इस प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि से संबंधित खनन वाली कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण जैसे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में सेवा वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ये हम लोग गौर करेंगे। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्रक के तहत शामिल किया जाता है। खनन, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। स्वस्थ, क्या है, स्वस्थ। अब स्वस्थ को हम देखते हैं, स्वस्थ को हम देखते हैं तो ये किस में आता है, स्वस्थ वन की कृषि के समय। विनिर्माण, ये भी द्वितीय क्षेत्रक में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा छात्रों स्वस्थ, क्योंकि इसको हम तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। तो आप लोगों ने शिक्षित बेरोजगारी, पहले तो आपको बताएं हम
कि आपको बेरोजगारी के अंतर्गत आना चाहिए कि बेरोजगारी क्या होती है। तो छात्रों, बेरोजगारी को पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रचलित मजदूरी पर अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो और उसे काम नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगारी। मान लीजिएगा एक श्याम नाम का लड़का है, वो जो वर्तमान में मजदूरी चल रही है उस पर वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगारी कहलाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति काम है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे ही फिरते हैं आवारा, तो वो लोग बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। जो इच्छुक है काम करने का और नहीं मिल रहा वो कहलाता है बेरोजगार। तो आप लोग शिक्षित, आप यहाँ देखेंगे कि दिया गया है आपको शिक्षित बेरोजगारी। क्या दिया गया है? शिक्षित शिक्षित। तो शिक्षित यानी जो शिक्षित हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है वो शिक्षित। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ पर काम करने वालों की ज़रूरत 2 लोगों की है लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं 3। तो एक यानी 2 लोगों की ज़रूरत है, काम कितना कर रहे हैं? 3। एक जो व्यक्ति है बेफालतू का कार्य करेगा, इसके कार्य करने पर उत्पादन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी, तो यही कहलाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब होती है छात्रों मौसमी, यानी वर्ष के कुछ महीनों काम मिल जाता है और कुछ महीने खाली बैठना होता है। जैसे किसान है, गुड़ाई, निदाई, सिंचाई, कटाई, इस टाइम में उनको काम मिलता है, बाकी जो मौसम होता है उसमें बैठना पड़ता है, तो ये क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। और ये सभी ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमें क्या छांटना है? किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? सबसे ज़्यादा नियोजित किसके अंतर्गत होते हैं छात्रों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो दूसरा यानी बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4वां जो क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें हम देखेंगे पहला विकल्प दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो देखिए छात्रों, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि से संबंधित कार्य, खनन, इन सभी क्षेत्रकों को, इन सभी कार्यों को प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो यानी इसमें पूछ रहा है मत्स्य पालन किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। आप भी हमें कमेंट में बताते चलिए, आप भी देखते चलिए आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत निकल रहा है आपका। ठीक है, आप भी अपने मन में आंसर इसका लगाइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सरकारी सेवा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण है? तो जो सरकारी सेवाएं हैं, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो इसमें देखेंगे हम, जो कि आपको विकल्प दिए गए हैं, बाजार क्रिया का, गैर बाजार क्रियाओं का और ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आप बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखिए। ओके, लिखिए कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार क्रिया। क्या है? बाजार क्रिया। अब बाजार क्रिया लाभ के उद्देश्य से, गैर बाजार क्रिया जो कोई लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण किन तत्वों के माध्यम से किया जाता है? जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण किन तत्वों के माध्यम से करेंगे हम लोग? इसका सही आंसर दीजिए आप। पहला विकल्प है साक्षरता दर। क्या है? साक्षरता दर। दूसरा है जीवन प्रत्याशा। तीसरा है स्वस्थ। चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, इसका सही आंसर होगा ये सभी। जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण हम कैसे करेंगे?
साक्षरता दर से भी करेंगे, जीवन प्रत्याशा से भी करेंगे और हम स्वस्थ से भी करेंगे, और ये सभी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ पढ़िएगा, बहुत मज़ा आ रहा है, कितने अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको हम लोग बड़ी गौर से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, हमारी परीक्षा में भी काम देंगे, हमको आगे आने वाली भविष्य की परीक्षाओं में भी काम देने योग्य हैं। तो हम लोग बड़े आराम से इसको पढ़ेंगे, आंसर लगाते चलेंगे, और हम इनको अपनी कॉपी पे भी लिख करके रखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें परीक्षा के टाइम पर भी तैयारी के लिए आवश्यक हो जाए। हाँ तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कितनी धनराशि का परिव्यय किया गया था? हाँ तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शिक्षा के ऊपर कितना खर्च किया था, तो इस पर भी हम लोग गौर करते हैं। तो आपको दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया है 151 करोड़, दूसरा दिया गया है 251 करोड़, तीसरा दिया गया है 351 करोड़, चौथा दिया गया है 51 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। जो कि पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था शिक्षा को के ऊपर खर्च करने के लिए, तो वो रखा था 151 करोड़। तो सही आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर विकल्प ए, 151 करोड़। तो छात्रों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 1951 में भारत की साक्षरता दर 18% थी, जो वर्तमान में कितने प्रतिशत हो गई है? ठीक है छात्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है, जो कि उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी साक्षरता। 1951 में तो 18% थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हम लोग विकल्प करेंगे। इसमें विकल्प क्या है? पहला है 36%, दूसरा है 54%, तीसरा है 74%, चौथा है 81%। हाँ तो कमेंट में लिखिए इसका आंसर अगर आपने पढ़ा हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 74%, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है? पुरुषों की साक्षरता दर, देखिए कहा जाता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है, बालिकाओं को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, उनको ज़्यादातर घर के काम में रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को शिक्षा के लिए बराबर मान्यता देनी चाहिए, दोनों को बराबर पढ़ाना चाहिए। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें हम लोग विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है ये 24%, बी 16.6%, सी 26.6%, डी 30%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर है बी। कौन सा है? बी, 16.6%। कितना है? 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान क्या कहलाता है? तो पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प इसका है जीवन आयु, दूसरा है जीवन प्रत्याशा, तीसरा है जन्म दर, चौथा है मृत्यु दर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जीवन प्रत्याशा। ठीक है छात्रों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन प्रत्याशा इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों की पहचान कीजिए। निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों की पहचान करना है कि कौन से समूह असुरक्षित हैं।
तो हम लोगों ने निर्धनता एक चुनौती पाठ में पढ़ा ही है। तो इसमें देखेंगे पहला विकल्प है, पहला विकल्प क्या कह रहा है? पहला विकल्प कह रहा है ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार, यह सुरक्षित हैं। दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार। तीसरा विकल्प कह रहा है शहरी क्षेत्र के अनियत मजदूर परिवार। चौथा विकल्प कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने पाठ में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ही लिखना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको बार बार बताया है, दोहराया है कि भारत में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों बताया है। सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता किसे होती है, कौन ज़्यादा काम करते हैं, ग्रामीण या शहरी, किसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको विकल्प दिए ही गए हैं, जो कि विकल्प आपसे कह रहे हैं कि 2000 कैलोरी शहरी क्षेत्र को, 2050 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट में देना है, स्वयं बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान कीजिए। तो हमें निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करना है। तो इसमें जो कि पहला विकल्प बताया जा रहा है, नंबर 1 कुपोषण, नंबर 2 निरक्षरता, नंबर 3 स्वास्थ्य सेवा का अभाव, नंबर 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर पर हम टिक करेंगे। इसका सही आंसर कौन होता है बताएं छात्रों? सभी कमेंट में लिखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करना है। तो इसमें आपके चारों विकल्प सही है, जैसे कि कुपोषण भी है, निरक्षरता भी है, स्वास्थ्य सेवा का अभाव भी है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है छात्रों, इसका आंसर होगा डी ये सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के व्यापक प्रभाव के कारण किन राज्यों में निर्धनता उन्मूलन सर्वाधिक हुआ है। यानी हरित क्रांति प्रारंभ होने के बाद कौन से राज्य में निर्धनता समाप्त हुई है, निर्धनता का उन्मूलन हुआ है। तो इसमें आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कह रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दूसरा विकल्प है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तीसरा विकल्प है केरल और कर्नाटक। चौथा विकल्प है पंजाब और हरियाणा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो उत्पादन में आशातीत वृद्धि को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। यानी उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खादों, वैज्ञानिक उपकरण, इन सभी के माध्यम से कृषि में जो आशातीत वृद्धि होती है उसी को कहा जाता है हरित क्रांति। तो अब इसका हम लोग आंसर देंगे सही। इसका आंसर क्या है कि हरित क्रांति से कौन कौन से राज्यों में निर्धनता उन्मूलन हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों, इसका सही आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। इज द राइट आंसर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे बड़ी चुनौती किसे माना जाता है। यानी हमारे भारत में जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी हमारे देश के लिए चुनौती क्या थी। तो हम लोग विकल्प देखेंगे, विकल्प पर गौर करेंगे। जो कि पहला विकल्प दिया गया है निर्धनता, दूसरा दिया गया है कुपोषण, तीसरा दिया गया है बेरोजगारी और चौथा दिया गया है बाल श्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा
हमारे देश के सामने कौन सी चुनौती थी? और वो थी निर्धनता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, निर्धनता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक निर्धन वर्ग किन राज्यों में निवास करता है? तो सबसे ज़्यादा निर्धन किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। आप लोग भी कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। तो इसका पहला जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प क्या दिया गया है? बिहार और केरल। दूसरा दिया गया है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तीसरा दिया गया है बिहार और उड़ीसा। चौथा दिया गया है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिहार और उड़ीसा। क्या होगा? बिहार और उड़ीसा। इन राज्यों में सर्वाधिक निर्धन वर्ग के लोग निवास करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इसको भी हम लोग देखते हैं। सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं हमारे देश की गरीबी को, निर्धनता को समाप्त करने के लिए। इसी प्रकार हमारे देश में सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत भी की गई थी। इसके अंतर्गत निर्धन लोगों को एक वर्ष के अंतर्गत 100 दिन का काम मनरेगा के तहत सुरक्षित किया गया था कि लोगों के लिए, मतलब जो मजदूर है वो एक वर्ष के अंदर 100 दिन काम मनरेगा के तहत कार्य कर सकता है। उस टाइम मनरेगा में उनके लिए 10,000 रुपये 100 दिन का होता था। कितना होता था? 10,000। तो वो इसी से निर्धनता को समाप्त करते थे, अपना पोषण प्राप्त करते थे। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किस लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर पहला ही दिया गया है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, यानी निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए, निर्धनता को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में कितने प्रतिशत, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प दिया गया है 40%, दूसरा दिया गया 48%, तीसरा दिया गया है 33.7%, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? 33.7%। कितना छात्र? 33.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। कहाँ पे? बिहार में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं? भूमिहीन का मतलब जानते हैं आप लोग? भूमिहीन, जिनके पास कोई किसी भी प्रकार की भूमि नहीं होती है, वो भूमिहीन श्रमिक कहलाते हैं। ये दूसरे लोगों की भूमि पर काम करते हैं। तो इसमें हमें बताना है भारत में कितने प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। पहला दिया गया है 33%, दूसरा दिया गया है 84%, तीसरा दिया गया है 40.7% और नेक्स्ट दिया गया है 34%। तो इसका सही आंसर होगा, यानी हमारे भारत में जो लोग हैं, जितनी जनसंख्या, उनमें से जो 34% ऐसे लोग हैं, ऐसे कृषि श्रमिक हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है। ये दूसरे लोगों के खेतों पर काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा छात्रों 34%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संचालन किस वर्ष से किया जा रहा है? जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इसका जो संचालन हो रहा है वो किस वर्ष से हो रहा है? तो इसका आंसर करिएगा। पहला दिया गया आपको, क्या दिया गया है? पहला दिया गया है 1991,
दूसरा दिया गया 1992, तीसरा दिया गया 1993, चौथा दिया गया 1994। तो गौर करिएगा इसका सही आंसर क्या है। हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो संचालन हुआ था वो कितने वर्ष से हो रहा है, 1993 से हो रहा है। तो इसका सही आंसर इज द राइट आंसर सी विकल्प। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्धनता निवारण के लिए वर्ष 2000 से किस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो इनमें से हम लोग देखेंगे जो ये योजना दी गई हैं, इन योजनाओं में 2000 से कौन सी योजना संचालित की जा रही है। हाँ, गौर करिएगा, बिल्कुल देखिएगा। तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। दूसरा दिया गया है मनरेगा। तीसरा दिया गया है काम के बदले अनाज। और चौथा दिया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो छात्रों इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, गौर करिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये वर्ष 2000 से संचालित की जा रही है। कौन सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कब से, 2000 से। ठीक है, कब से, 2000 से। हम लोग देखते हैं क्योंकि ये जो हमें दिख रहा है काम के बदले अनाज, क्या है, काम के बदले अनाज। जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम है इसकी शुरुआत सरकार ने 2004 में की थी। कब की थी, 2004 में। इसको भी हम लोग गौर करते जाएंगे, इसको भी लिखते जाएंगे कि इसकी स्थापना कब की थी, 2004 में। चाहे वीडियो को रोक रोक के लिखिए लेकिन इसको लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। अब फिर जो दी गई है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, कौन सी दी गई है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। इसकी जो सरकार ने शुरुआत की थी वो की थी 1999 में। कब की थी, 1999 में इसकी शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी। किसकी, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की। और फिर आपने और भी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो ये पूछ ही रहा है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2000 में की गई थी। फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा 1995 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1995 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NSSO का पूरा नाम क्या है। छात्रों हमको क्या बताना है, हमको बताना है NSSO का पूरा नाम क्या है। गौर करिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है नेशनल सोशल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट दिया है नेशनल सोशल मीडिया सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट दिया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब हम लोग गौर करेंगे एन का मतलब होता है नेशनल। पहला जो एन है इसका नेशनल होता है। और जो दूसरा एस, जो एक एस है, इस एस का मतलब क्या होता है, सैंपल। फिर नेक्स्ट एस का मतलब होता है सैंपल। और फिर ओ का जो मतलब होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा सी विकल्प सही होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सही विकल्प होगा। अब हम लोग नेक्स्ट विकल्प की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्ष में किया जाता है। जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का जो आकलन किया जाता है ये कितने वर्षों बाद किया जाता है। तो ये किया जाता है 5 वर्षों में। क्या, 5 वर्षों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन है जो इसको हम पढ़ेंगे। वर्ष 2000 में निर्धनता के निर्धारण के लिए शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह किस आय स्तर को मान्यता दी गई थी। तो हमें देखना है जो कि 2000 में है, निर्धनता के निर्धारण के लिए शहरी क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति माह आय स्तर की मान्यता दी गई थी वो कितनी दी गई थी। पहला विकल्प क्या है, 580। दूसरा है 454। तीसरा है
1580, तीसरा है 768। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, डी 454। क्या होगा इसका सही आंसर, 454। तो यही थे हमारे सारे क्वेश्चन। तो हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो छात्रों, ये हमारे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे ये हमारे समाप्त होते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी हम वीडियो बनाएं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को जितना लाइक करोगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम वैसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।